आज के लेक्चर में हम समझेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है इसकी और कौन कौन सी आइटम्स हम इसमें डील करते हैं और इसका फॉर्मेट भी समझ लेंगे और उसके साथ करेंगे एक इलस्ट्रेशन। उसके बाद हम एक टॉपिक और देख लेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन पेड और उसकी भी करेंगे एक इलस्ट्रेशन। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेक करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज फॉलो। Financing activities of an enterprises are those activities that result in change in the size and composition of owner's capital, including equity and preference share capital in the case of companies and borrowing of the enterprises। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इंटरप्राइजेज होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके साथ अपनी शेयर कैपिटल के साइज में भी फ़र्क आता है और कंपोजिशन में भी फ़र्क आता है। ओके, साइज क्या क्या मतलब, अगर कोई भी एक्टिविटी फाइनेंसिंग ऐसी होती है जिसके साथ की कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, उसे हम बोलते हैं साइज में डिफरेंस। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का मीन्स क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। अगर उनकी कंपोजिशन में भी चेंज आ रहा है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, और इसके अलावा एंड में लिखा हुआ है एंड बोरोइंग ऑफ इंटरप्राइजेज। अगर चेंज आता है इंटरप्राइजेज की बोरोइंग में, बोरोइंग मीन्स जहां से पैसा उधार पे लिया हुआ है, वो बैंक लोन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन हो सकता है, अगर वो भी कम या ज़्यादा हो रहा है, वो एक्टिविटी भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ट्रीट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया है कि चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल मींस उसके साइज में चेंज आने से, वो कैसे आएगा, अगर हम शेयर इशू करेंगे या फिर बाय बैक करेंगे या फिर रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस शेयर को भी इशू करेंगे। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इम्पैक्ट आता है। ओके, और उसके अलावा अगर हम अपने लोन्स की रीपेमेंट करते हैं, जैसे डिवेंचर रिडम्पशन कर ली या फिर लोन्स अरेज करते हैं नया या फिर इशू किए डिवेंचर्स, ठीक है, बैंक से लोन लिया नया, वो सारा कुछ हमारा इंक्लूड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, और कैपिटल एंड बोरोइंग के साथ साथ आपने इन पर जो खर्चा भी किया है ना, वो भी इसमें इंक्लूड ही होता है। जैसे कोई भी खर्चा आपने इशू करते टाइम किया है, चाहे वो शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, वो जो खर्चा किया है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। और या फिर आपने साल के एंड में या फिर जब भी आपका पीरियड बनता है, आपने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, डिवेंचर्स पे, लोन पे, ये खर्चे भी आपके इंक्लूड होंगे। चलिए मैं आपको फॉर्मेट में समझा देता हूँ सारा। आगे फटाफट से फॉर्मेट समझ लेते हैं हम। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक लाइन लगा लीजिए, पहला कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर का, दूसरा आ जाएगा अमाउंट का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह ही इसमें भी दो आइटम हम बना लेंगे, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फ्लो में कौन कौन सी आइटम आ जाएगी, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, लोन रिसीव्ड शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म, सारे के सारे लोन जितने भी हो वो यहाँ पर आएंगे।
अब बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं, लेकिन वो करंट लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं करते इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको मैंने उसमें भी बताया था। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले लेक्चर अभी तक चेक नहीं की, मैं दोनों लेक्चर का आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ उनको चेक कर लीजिए। और कैश यूज इनमें आ जाएगा पेमेंट ऑफ फॉर रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ लोन शॉर्ट टर्म जो भी हमारे हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म भी, इन टर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म। ओके, तो जब आप दोनों का नेट ऑफ करोगे कैश फ्रॉम और कैश यूज्ड इन का, तो आपके पास निकल के आएगी अगर तो पॉजिटिव वैल्यू, तो उसे आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर आएगी नेगेटिव वैल्यू तो बोलोगे कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ द कंपनी। इसमें हमें आइटम दिए हैं फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, 12% शेयर कैपिटल दी हुई है, उसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, 12% डिवेंचर्स। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है हमारे पास इन टर्म डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड एट 15%। सेकंड है हमारे पास डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड। थर्ड है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2019। और लास्ट में लिखा हुआ है फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन, न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हमारे पास देखिए 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, क्लोजिंग हमारी कम है, ओपनिंग ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कम हो रही हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जो डिवेंचर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो चलिए सोल्यूशन में पहले फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लिखिए कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। तो सबसे पहली आइटम है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। जे इंक्रीज कितना आया है, ओपनिंग है 7 लाख, क्लोजिंग है 9 लाख, तो 2 लाख का इंक्रीज आ गया। तो इसका जो इशू किया है 2 लाख की शेयर कैपिटल वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये तो 2 लाख की शेयर कैपिटल तो इशू होगी, लेकिन हमारे पास देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो तो हम विड्रॉ करवा रहे हैं, मीन्स रिडीम कर रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है लेकिन वो भी इंक्रीज हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है वो प्रीमियम पर इशू की है, तो ये अमाउंट भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट में ही ऐड करेंगे। ओके, तो लिखिए सोल्यूशन में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 2 लाख की कैपिटल हमने कैलकुलेट की, प्लस 40,000 का है सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल अमाउंट डाल दीजिए बाहर 2,40,000। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास रिडम्पशन की हुई है हमने प्रेफरेंस शेयर की, क्योंकि उसका क्लोजिंग है 5 लाख, ओपनिंग है 3 लाख, तो 2 लाख की रिडम्पशन की है। और थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिखा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2019। तो 2 लाख का 5% कर लीजिए, ये हमारा बन गया 10,000 प्रीमियम। तो लिखिए सोल्यूशन में रिडम्पशंस ऑफ 12% डिवेंचर्स 2 लाख प्लस 10,000, ये हमारा आ गया, माइनस में आ जाएगा ये 2,10,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइटम 12% डिवेंचर्स, ये हमारे इंक्रीज हुए हैं, जहां पर हमारे पास लिखा भी है कि जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इशू किए हुए हैं दोनों, ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट में किए, साल के एंड में है। तो डिवेंचर जो इशू किए हैं उनका सीधा सीधा अमाउंट लिख देते हैं सोल्यूशन में। 1 लाख बनता है ना, देखिए 3 लाख है हमारे ओपनिंग और 4 लाख है क्लोजिंग, तो 1 लाख क्या हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर। तो चलिए सोल्यूशन में इसको ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स रुपीज 1 लाख। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है इन टर्म डिविडेंड और इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। तो ये ओपनिंग पर लगेगा क्योंकि क्लोजिंग इशू किए हैं लास्ट डेट ऑफ द मंथ में ईयर में सॉरी। तो 15% ओपनिंग बैलेंस का कर लेते हैं सीधा सीधा। तो कैलकुलेट कर लीजिए 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया 1,05,000। चलिए डाल लेते हैं इसको भी। लिखिए इन टर्म डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स माइनस में आ जाएगा कितना 1,05,000। ओके। सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना है 12%। तो ये भी ओपनिंग पर ही पे करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 5 लाख का 12% कर लो, ये कितना आ गया 60,000। तो लिखिए डिविडेंड पेड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स माइनस में 60,000। चलिए अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं डिवेंचर्स पे 12%। ये हमारे पास लिखा है ना, तो ये तो पे करना ही है तभी हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड की हमें एडजस्टमेंट दी है, तो डिवेंचर्स का साइलेंट बोला है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो 12% रेट तो लिखा है, वो देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद ही हम डिवेंचर्स डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं। ओके। तो कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वो भी हम ओपनिंग बैलेंस पर ही करेंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इशू जो हुआ है उसमें डिवेंचर्स वो हुए हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ओके। तो 3 लाख का कर लीजिए 12%, ये हमारे पास आ गया 36,000। तो लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर्स 36,000। ओके। तो ये आपका इजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे बस ये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट ही आ सकती है हिडन आपको, बाकी कोई नहीं आएगी। ओके। तो चलिए अब इसका हम टोटल भी लगा लेते हैं और नेट ऑफ निकाल कर देखते हैं। तो टोटल लगाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव का, तो हमारे पास नेट ऑफ निकल के आया माइनस में 71,000। तो ये हमारा आ गया कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके। आगे हम देख लेते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन पेड। अब शेयर्स इशू करने टाइम जो भी आपका खर्चा होता है वो कैपिटल से ही रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही शो करते हैं। सेम वे है अंडरराइटिंग कमीशन भी। अंडरराइटिंग कमीशन का भी क्या होता है कि वो हम एक अंडरराइटर्स को पे करते हैं कि अगर आप हमारे 100% शेयर सब्सक्राइब करवा दोगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे। चलिए इसकी भी एक फटाफट से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है तो ये कैश आउटफ्लो ही, आपने जस्ट माइनस में फिगर ही डालनी होती है। लेकिन चलिए आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। टीएस गरेवाल की बुक में से करवा रहा हूं फिर से मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, 14% वेंचर्स दिए हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेज हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार, 14% वेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, in term dividend paid on equity shares 1,50,000, interest paid on 14% debentures rupees 35,000, underwriting commissions on equity shares 20,000, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। सिंपल सा है, चलिए सोल्यूशन करते हैं, साथ में साथ इसको फटाफट से सारी की सारी एडजस्टमेंट भी समझ लेंगे। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, उसका ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख और क्लोजिंग है 20 लाख। तो 5 लाख के क्या हो गए, इक्विटी शेयर इशू हो चुके हैं। ओके। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट जो आपको दिया है उसमें लिखा है इक्विटी शेयर वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो 5 लाख का 20% करके आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी डालना है। तो लिखिए प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख प्लस 5 लाख का 20% किया कितना 1 लाख। तो 6 लाख का हमारा आ गया इक्विटी शेयर से पैसा। ओके। अब इसके साथ ही हम इसका जो अंडरराइटिंग कमीशन पे किया है, देखिए 6th एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर पे 20,000, वो भी साथ ही साथ लिख देंगे ताकि आपका इक्विटी शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो लिखिए अंडर राइटिंग कमीशन पेड, माइनस में डाल दीजिए 20,000। आगे है हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। इसका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 0। तो ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग 0, इसका मतलब सारे के सारे रिडीम कर लिए हैं। और सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिखा भी है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। तो चलिए इसको हम रिडीम कर लेते हैं। एट पार पर रिडीम किया है। लिखिए रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 5 लाख, माइनस में फिगर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 14% डिवेंचर्स। इसका ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। मीन्स पहले कुछ नहीं था, अब हमने इस साल में इशू किए हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा भी है थर्ड में कि 14% डिवेंचर वर इशू एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं जी। ओके, तो लिखिए प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 14% डिवेंचर्स कितना है, 2,50,000। उसमें से माइनस करना है 10%, क्योंकि उतना कैश हमें कम आया होगा। ठीक है, वो आया हमारा 25,000। तो नेट कैश हमें जो रिसीव हुआ है वो हुआ 2,25,000। ओके, आगे है हमारे पास एडजस्टमेंट इन टर्म डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000 अमाउंट दिया है। तो चलो ये सीधा सीधा लिख लीजिए, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन टर्म डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स माइनस में लिख दीजिए 1,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35,000। तो इसको भी सीधा सीधा लिख लीजिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 35,000 माइनस में। ओके, अब अंडर राइटिंग कमीशन वाली तो हमने सेकंड लास्ट वाली पहले ही कर ली है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू के साथ। अब लास्ट बची है हमारे पास डिविडेंड पेड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। तो लिखिए इसको भी सोल्यूशन में, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स माइनस में फिगर आ जाएगी 60,000। अब इसको हम नेट ऑफ कर लेंगे। तो नेट ऑफ करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव में निकल के आया 60,000। तो ये हमारा बन गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।